नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और जो आज का मॉक टेस्ट है उसे आप मेरे साथ हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जो भी आपके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे नज़र रखते हैं और इन्हें सभी हल करने का प्रयास करें। इसमें आप देख रहे हैं प्रथम क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो इसमें आपके चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, कालकोठरी घटना के बाद, बंगाल विभाजन के बाद या 1857 की क्रांति के बाद। तो आपको बताना है कि जो आपका हंटर आयोग है, हंटर आयोग की जो नियुक्ति है कब की गई थी। ठीक है, आपको इनमें से बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में। कालकोठरी आपने पढ़ी होगी, कालकोठरी दुर्घटना 20 जून 1756। 20 जून 1756 की रात को तो ये आपका कोलकाता में घटित हुई सिराजुद्दौला के समय में। बंगाल विभाजन आपने पढ़ा होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट है 1857 क्रांति आपने पढ़ा है। तो 1857 में आपकी हुई है और 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मेरठ से। कहाँ से की गई थी? मेरठ से। जबकि 1857 का विद्रोह अगर आपसे पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था आपका, तो आप पढ़ते हैं बैरकपुर पश्चिम बंगाल। क्या है? बैरकपुर पश्चिम बंगाल। और बैरकपुर पश्चिम बंगाल में किसने किया था? आपका 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही कौन था? आपका मंगल पांडे। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका क्या है उस पर नजर डालते हैं जरा। हंटर आयोग। तो हंटर आयोग आपने पढ़ा होगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, तो उसकी जांच के लिए आपका जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। तो हंटर आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड हंटर। कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड हंटर। तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग आपका बनाया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 8। कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 8, जिसमें आपके 3 भारतीय भी थे। 3 भारतीय कौन कौन थे? एक तो आप याद रखेंगे साहबजादा सुल्तान। कौन है आपका? साहबजादा सुल्तान। याद रखना है, साहबजादा सुल्तान। एक तो ये आप याद रखेंगे। एक कौन था? एक था जगत नारायण। कौन था? एक था जगत नारायण। एक कौन था आपका? जगत नारायण। और एक आप याद रखें चिमनलाल सीतलवाड़। एक कौन था आपका? चिमनलाल सीतलवाड़। तो ये आपके 3 भारतीय भी थे जो इसमें आपके शामिल थे। कौन से आयोग में? हंटर आयोग। तो आपको याद रखना है जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग की जो नियुक्ति कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका अमृतसर में, तो उसकी जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्य आपका हंटर आयोग बनाया गया। और इसमें कितने सदस्य रखे गए भारतीय? 3 सदस्य, साहबजादा सुल्तान, जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्य क्या है? वार्षिक बजट तैयार करना है, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना है, संघ तथा राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का प्रावधान करना है, या राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कार्य वित्त आयोग का है। तो वित्त आयोग आप सब पढ़ते हैं, वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 280। आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? ये टोटल आपका 5 सदस्यीय आयोग है। 4 अन्य सदस्य होते हैं और एक कौन होता है इसमें? अध्यक्ष। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपने पढ़ा होगा जो आपका वित्त आयोग है, तो जो प्रथम वित्त आयोग है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? केसी नियोगी। ये आपने पढ़ा होगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। तो ये आप याद रखना है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। क्या होता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ये वित्त आयोग का कार्य होता है। कौन से आर्टिकल में दिया गया? 280 में। कितने सदस्य आयोग है? 5 सदस्य। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो आपको घटना दे रखी है और उसके बाद में उनके वर्ष आपको निर्धारित करके अगर याद है तो आपको इसमें क्रम में लगाना है। गांधी रिविन्यू समझौता, लखनऊ समझौता,
सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी और पूना समझौता। आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। तो आप सब जानते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था आपको 1931 में। लखनऊ समझौता आप सब जानते हैं, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है 1916 में हुआ, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से जो वापसी वो हुई थी 1934 में। और आपको याद रखना है पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता आपने पढ़ा होगा सितंबर 1932 में आपका ही हुआ था। तो ये आपकी 4 घटनाएं। अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूना समझौता है तो पूना समझौता आपने पढ़ा होगा, इसमें ये गांधी और किसके बीच हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ, गांधी व अंबेडकर के बीच आपका हुआ। कौन सा समझौता है, पूना समझौता, गांधी व अंबेडकर के बीच हुआ। गांधी व अंबेडकर के बीच कौन सी जेल में हुआ था, यरवदा जेल। यरवदा जेल कहाँ पड़ती है आपकी, पुणे में पड़ती है, तो यहाँ पे आपका हुआ। और इसमें क्या हुआ, जो केंद्रीय विधानसभा थी तो उसमें आपकी जो एससी वर्ग के लोग हैं, एससी वर्ग के लोगों की सीटों की जो संख्या थी आरक्षित 71 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 148 आपकी सीटों की संख्या कर दी गई। तो ये कौन सा समझौता है, पूना समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में वापसी। लखनऊ पैक्ट आप सब जानते हैं, लखनऊ अधिवेशन, तो इसकी जो अध्यक्षता है ये की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें आपका जो कांग्रेस पार्टी है और जो आपके कांग्रेस पार्टी, गरम दल और नरम दल आपके अलग अलग हुए थे, वो दोनों आपके संयुक्त हो गए, तो इसे बोलते हैं लखनऊ समझौता। और अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर हो गया। गांधी इरविन समझौता आप पढ़ते ही हैं, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य, जिसमें गांधी की तरफ से और लॉर्ड इरविन की तरफ से शर्त रखी गई, जैसे जो आने वाला दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस प्रतिभाग करेगी। गांधी जी ने कहा था कि जो आपके भारतीय लोग हैं उनको आपका समुद्र किनारे नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये सब आपके किस में थे, गांधी इरविन समझौता। क्लियर हो गया। अब इनको हम क्रम से लगा लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 2 यानी लखनऊ समझौता। उसके बाद कौन सा वर्ष आएगा, उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता। तो उसके बाद आएगा 1, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा पूना समझौता, और उसके बाद कौन आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 किस में, 2, 1, 4, 3 है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है, गदर पार्टी के संस्थापक मोहन भाकना थे, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष लाला हरदयाल थे, सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन के द्वारा युगांतर आश्रम की स्थापना की गई। तो इन प्रश्नों को आपको सही क्रम, मतलब इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रश्न इसमें सही नहीं है, बताएंगे सभी। जी गदर पार्टी आप पढ़ते हैं, गदर पार्टी, ठीक है, गदर, तो गदर करने वालों के दिल में दया नहीं होती, तो आप याद रखेंगे गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। किस वर्ष की थी, 1913 में। कहाँ पे की थी, इन्होंने की थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे की, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे की थी जी, सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूएसए में। कहाँ पड़ता है, यूएसए में आपका पड़ता है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और गदर पार्टी के जो आपके प्रथम अध्यक्ष है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, इसमें उल्टा दे रखा है, संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोहन भाकना। तो संस्थापक लाला हरदयाल है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है, प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष आप याद रखेंगे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे सोहन भाकना। कौन थे आपके, सोहन सिंह भाकना या सोहन भाकना आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आप याद रखेंगे इसमें से गदर पार्टी संस्थापक आपके लाला हरदयाल है। किस वर्ष की थी, 1913 में। कहाँ पे की, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सोहन भाकना। तो इसमें से केवल आपका केवल 3 वाला जो है ही आपका सही है, वो दोनों आपके उल्टे दे रखे हैं, तो इसलिए वो आपके गलत हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 15 नहीं है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषताएं थी, तो आपको बताना है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति एवं प्रांतीय स्वशासन का उपबंध, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नियम की समाप्ति। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। केवल एक और दो है, केवल दो है, एक और तीन है, एक दो तीन है, बताएंगे सभी इसका कौन सा आंसर आपका सही है। तो 1935 अधिनियम आपने पढ़ा है, अब तक कई बार आपको ये बता दिया कि 1935 अधिनियम, तो 1935 अधिनियम तो भारत का जो संविधान है उसका 75% भाग 1935 अधिनियम से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जा रहा है 1935 अधिनियम में कुल अनुच्छेद, अगर आपसे पूछे कि कुल अनुच्छेद कितने थे जी, आपसे पूछे कुल भाग कितने थे, आपसे पूछा जाएगा कुल अनुसूची कितनी थी, कुल अनुसूची आपसे पूछा जाएगा कुल अनुसूची कितनी थी, तो इतना भी इसमें आप याद रखेंगे कुल अनुसूची, ठीक है। तो इतना आप इसमें जरूर याद रखें कि कुल अनुच्छेद अगर आपसे पूछ रहा है कि कुल अनुच्छेद इसमें कितने थे, तो कुल अनुच्छेद याद रखेंगे 321। कितने अनुच्छेद थे? 321। कुल भाग कितने थे? 14। और कुल अनुसूची पूछे तो कितनी थी आपकी? 10। कितनी थी अनुसूची? 10। अब भारत जो आपका 1935 अधिनियम है, 1935 अधिनियम, तो 1935 अधिनियम में क्या हुआ, जो भारत का आपका पूर्वी क्षेत्र कुछ विशेष कार्य हैं। पूर्वी क्षेत्र कौन सा आपका? म्यांमार, ठीक है। ये वाला जो आपका क्षेत्र है इसे क्या बोलते थे हम? म्यांमार, यानी उस समय क्या बोलते थे? बर्मा। तो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक तो आप ये याद रखेंगे किसको? बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दूसरा आप ये याद रखेंगे, दूसरा क्या है? प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और कहां पर? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की आपकी स्थापना की इसी अधिनियम के माध्यम से। आपने पढ़ा होगा भारत में पहली बार क्या है आपका? भारत में पहली बार संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के माध्यम से 1937 में की। कब की गई? 1937 में। क्लियर हो गया। तो इसके कुछ आपके विशेष कार्य हैं। तो इसमें जो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नियम की समाप्ति है, ये आपका इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है केवल क्या है? एक और दो। क्या है? केवल एक और दो। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी का चीनी में घोलना, मोमबत्ती का जलना, हवा में चांदी का बर्तन का काला होना, या दूध में दही का बनना है। दूध से दही का बनना, ये दूध से क्या है? दही का बनना। तो आपको बताना है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन का जी ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है पानी का चीनी में घोलना। क्या है? पानी का चीनी में घोलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्लियर हो गया? पानी का चीनी में घोलना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। मोती को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट व कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। मोती को रासायनिक रूप से किस नाम से हम जानते हैं? बताएंगे सभी मोती को। तो मोती आप याद रखेंगे, मोती को रासायनिक रूप से हम क्या बोलते हैं? CaCO3। क्या बोलते हैं? CaCO3। तो CaCO3 क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया? क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? भारी जल, भारी जल के बारे में आपको बताना है। H2O है, H2CO3 है, D2O है, N2O3 है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। भारी जल, आसान सा क्वेश्चन है। भारी जल, तो भारी जल को रासायनिक रूप से आप किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखेंगे जो भारी जल है, भारी जल को हम किस नाम से जानते हैं? D2O। क्या है? D2O। D2O क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका भारी जल। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये क्या होता है? भारी जल। और H2O अगर आपसे पूछ रहा है, H2O क्या है? H2O आपका सादा जल। क्या है? H2O हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है आपका? सादा जल। भारी जल पूछे तो क्या है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। और आपसे पूछा जाए जी सादा जल क्या है? H2O हाइड्रो ऑक्साइड है। क्लियर हो गया? H2O क्या है आपका? हाइड्रो ऑक्साइड, सादा जल। याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है आपका।
गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? जीनोम है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है। बताएंगे सभी किसका प्रयोग करता है? जी बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे गोताखोर कौन सी गैस का आपका प्रयोग करता है। बताएं सभी कौन सी गैस का आपका प्रयोग करता है। जी, इनमें हल्की गैस कौन सी होती है? हल्की गैस कौन सी होती है आपकी? हीलियम। तो कौन सी गैस का प्रयोग करता है? हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण आपका दिया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल में को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। मतलब किसको मिलाकर के एथिल एल्कोहल को पीने योग्य बनाया जाता है? मेथेनॉल एवं पिरीडीन है, एसिटिक अम्ल एवं पिरीडीन है, या नेप्थलीन है। बताएंगे सभी एथिल एल्कोहल में क्या मिलाया जाए तो उसे पीने योग्य आपका बनाया जा सकता है। बताएंगे सभी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं है, इनमें है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्या है आपका, याद रखेंगे मिथाइल एल्कोहल। क्या है आपका? मिथाइल एल्कोहल अगर आप उसमें मिश्रित कर देते हैं तो एथिल एल्कोहल को पीने योग्य बनाया जा सकता है। किसको मिलाने से? मिथाइल एल्कोहल को मिलाने से आपका जो एथिल एल्कोहल है इसको पीने योग्य बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? तो आनुवांशिकता का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडेल है, जॉनसन है, एम.बी. मॉरिसन है, या मॉर्गन है। बताएंगे सभी आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडेल। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडेल। आनुवांशिकता के लिए ग्रेगर जॉन मेंडेल ने अपने जो आपके प्रयोग हैं वो कौन से पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। मटर को आप रासायनिक रूप से किस नाम से जानते हैं? पाइसम सैटाइवम। तो कभी कभी ऐसा होता है मटर ना दे करके बॉटनिकल नेम आपका दे देते हैं, तो मटर का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सैटाइवम। आपको आप याद रखेंगे 3 और आपके नियम है। एक कौन सा है? एक तो है पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम है आपका? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम भी आपका किसने दिया था? ये भी आपका दिया था जो आपके जॉनसन है। ठीक है, जॉनसन मतलब ग्रेगर जॉन मेंडेल। आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी आपका किसने दिया था? ये भी दिया था आपका ग्रेगर जॉन मेंडेल। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडेल। क्लियर हो गया। पृथक्करण का नियम और क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये दोनों नाम, ये जो आपके दोनों नियम है किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडेल। क्लियर हो गया। किसने दिए थे? आपके ग्रेगर जॉन मेंडेल। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है मानव शरीर में अधिकतम पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सोडियम है, लोहा है, कैल्शियम है, या फास्फोरस है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं मानव शरीर में अधिकतम पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सोडियम, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस। जी, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? आपका कैल्शियम। कौन होता है? कैल्शियम। हड्डियों का जो आपका निर्माण हो किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो मेन कौन होता है उसमें? आपका कैल्शियम। क्लियर हो गया, कौन होता है? कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, स्तनधारियों में श्वसन होता है तो फुसफुस या फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वासनली द्वारा, किलोम द्वारा। आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि जो आपका स्तनधारियों में श्वसन क्रिया है वो किसके द्वारा आपकी होती है? बताएंगे स्तनधारियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वासनली द्वारा, किलोम द्वारा। तो स्तनधारियों में आप सब जानते हैं स्तनधारियों में किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा। और स्तनधारी आप किसे बोलते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके स्तनधारी कहलाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर में रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का जो आपका निर्माण है या हीमोग्लोबिन इन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा हीमोग्लोबिन के लिए?
तो हीमोग्लोबिन आप सब जानते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, मानव शरीर रक्त में पाए जाने वाला आपका पदार्थ कौन कहलाता है, आपका हीमोग्लोबिन। आपसे क्वेश्चन आता है जो हीमोग्लोबिन है क्या है आपका, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप सब जानते हैं रक्त का क्या है, रक्त का लाल रंग क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपसे पूछा जाएगा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो ये दो याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन। कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। तो सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर आपका कौन सा है, ए है, ए बी है, बी है या ओ है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, सर्वदाता। तो सर्वदाता कौन से रक्त को बोलते हैं जी, ऑप्शन 4 आप देख रहे हैं, ऑप्शन 4 में क्या है, ऑप्शन 4 में ओ, ठीक है। तो दो हैं, एक क्या होता है, एक आपका सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही है आपका ए बी, सर्वग्राही कौन है, ए बी। और सर्वदाता कौन है, सर्वदाता है ओ, सर्वदाता कौन है आपका ओ। तो याद रखेंगे यूनिवर्सल डोनर ओ है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है आपका ए बी, या क्या बोलेंगे, सर्वग्राही और सर्वदाता। क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट यानी चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है। तो हॉकी टीम के 11वें खिलाड़ी को कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में वर्ग सहकारिता संस्था को बोलते हैं, क्रिकेट टीम का एम्पायर है या प्रेस है। प्रेस का मतलब है जो आपका समाचार पत्र वगैरह हैं, तो इनसे आपका संबंधित है। फोर्थ स्टेट यानी चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है, चतुर्थ स्तंभ। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने। तो फोर्थ स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है, आपका प्रेस, जो आपका समाचार पत्र मीडिया है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेस, या फोर्थ स्टेट के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा आपकी कौन सी है। तो आपसे ऑप्शन में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी। अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और हिंदी। तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ आप पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आप पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन। तो इसमें आपने पढ़ा होगा जो आपका यूएनओ है, यूएनओ की अगर आप बात करें, यूएनओ की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुई है। आपसे पूछा जाए जी मुख्यालय कहाँ पर है, आपसे पूछा जाएगी सदस्य देश कितने, सदस्य देश। तो पहले इनको देख लेते हैं। आपसे पूछेगा स्थापना, स्थापना किस वर्ष हुई है, मुख्यालय कहाँ पर है, सदस्य देश कितने। तो इसमें आप याद रखेंगे स्थायी सदस्य देश कितने होते हैं इसमें। तो ये सब आपके क्वेश्चन हैं जो आपके यूएनओ से आते रहते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपके क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। स्थापना आप सब पढ़ते हैं, स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपका कहाँ पर है, यूएसए में आपका स्थित एक शहर है न्यूयॉर्क। सदस्य देश कितने आपके 193, और 193वां कौन बना था, दक्षिण सूडान। कौन बना था आपका, दक्षिण सूडान 193वां सदस्य देश आपका बना था। उसके बाद आपसे पूछा जाए स्थायी देश कितने आपके, स्थायी कितने आपके 5 हैं। कितने हैं आपके 5, 5 में कौन कौन है, ABCFR, ऐसे आप याद रखेंगे ABCFR। ABCFR से मतलब क्या है, ABCFR से मतलब ए से कौन बन जाएगा, ए से बन जाएगा अमेरिका। क्या बनेगा, ए से अमेरिका। बी से क्या बन जाएगा, बी से बन जाएगा ब्रिटेन। सी से क्या बन जाएगा, चाइना यानी चीन बन जाएगा। एफ से क्या बन जाएगा, फ्रांस, ठीक है। और उसके बाद आर से क्या बन जाएगा, रसिया यानी कि रूस। तो कितने स्थायी सदस्य देश हैं आपके 5।
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और आपका रूस। तो ये आपके 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन है कि भाषा कितनी है जी, भाषा कितनी है आपका, जिनको आधिकारिक रूप से मान्यता है, तो भाषा आपकी कितनी है, भाषा है 6। कितनी भाषा आपकी, 6। 6 में कौन कौन सी हैं, तो जैसे आपको ऊपर ये दे रखा ऑप्शन है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और कौन है, स्पेनी। तो आप 5 तो इनसे याद रख सकते हैं, ठीक है, 5 नहीं 4 तो याद रख सकते हैं। जैसे अमेरिका, यहाँ पे आपकी कौन सी भाषा है, यहाँ पे इंग्लिश है। ब्रिटेन में भी कौन सी आपकी, इंग्लिश है। चीन में कौन सी आपकी, चीनी कहेंगे। फ्रांस में कौन से, फ्रेंच। और रूस में कौन से, रशिया। तो 4 तो आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। तो बची कौन, ये 2 बची, एक अरबी और एक कौन है आपका, स्पेनी। ये आपकी अलग से बची हुई हैं, तो इनको याद रखेंगे। तो आधिकारिक रूप से कितनी भाषा आपकी, 6 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 6। तो हिंदी को इसमें मान्यता नहीं दी गई, लेकिन आपको याद रखना है एक क्वेश्चन आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा है, इसमें हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में आपका पहले हिंदी में भाषण दिया, और इन्होंने हिंदी में भाषण किस वर्ष दिया था, 1977। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इतने इसके क्वेश्चन आपके संयुक्त राष्ट्र के, कम से कम इतना आप जरूर याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हैं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वयस्क सदस्य, केवल एससी और एसटी या जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के परिवार के वयस्क सदस्य। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो आपकी नरेगा कार्यक्रम आप बोलते हैं, मनरेगा, तो इसके बारे में आपका कौन सा कथन सही है, बताएंगे सभी। कमेंट करके बताएं कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है, बताएंगे सभी जी, बताएं सभी। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें आपको याद रखना है किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, ठीक है, किसी भी ग्रामीण परिवार के आपके वयस्क सदस्य इस योजना का आपका लाभ उठा सकते हैं। कौन सी योजना है, नरेगा। कौन सी योजना है आपकी, नरेगा, ठीक है, कौन सी योजना है, नरेगा। तो नरेगा योजना की अगर हम बात करें, तो नरेगा योजना की जो आपकी शुरुआत है, शुरुआत आप याद रखेंगे, शुरुआत, तो शुरुआत आप याद रखेंगे, शुरुआत कब की गई थी जी, शुरुआत आपकी की गई थी 2 फरवरी। कब की गई थी, 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 में कहाँ से की गई थी, अनंतपुर से। कहाँ से की गई, अनंतपुर। अनंतपुर कहाँ पड़ता है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में आपकी इसकी शुरुआत की गई सबसे पहले। तो याद रखें, अनंतपुर से की गई थी नरेगा योजना की शुरुआत। नरेगा का जो नया नाम है क्या है, नरेगा का नया नाम क्या है, नरेगा का नया नाम मनरेगा। क्या है, नरेगा का नाम क्या है, मनरेगा। मनरेगा किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था आपका 2009, यानी महात्मा गांधी जो शब्द है इसमें किस वर्ष जोड़ा गया, 2009। क्लियर हो गया। नरेगा योजना के तहत एक वर्ष में एक परिवार, मतलब एक व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का। कितने दिन का रोजगार आपका दिया जाता है, 100 दिन का आपका रोजगार दिया जाता है। तो कौन सी योजना है, नरेगा। तो इसमें आप याद रखेंगे किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को इसमें आपका रोजगार दिया जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन देशों में से कौन सा एक नॉर्डिक परिषद का सदस्य देश नहीं है। तो आपको बताना है जो नॉर्डिक समूह है उसमें आपके कौन से देश आते हैं, नॉर्डिक समूह। तो नॉर्डिक आपका जो समूह है, जब आप यूरोप महाद्वीप पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल 4 ये यूरोप महाद्वीप है, तो आप यूरोप महाद्वीप पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल 4 यूरोप महाद्वीप है। अब यूरोप महाद्वीप में आपने ये वाला जो आपका क्षेत्र है, इस तरीके से ये वाला क्षेत्र आपका नॉर्डिक कहलाता है, ठीक है। नॉर्डिक में कौन कौन आते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें जो आपके देश हैं, जैसा आप पढ़ेंगे यहाँ पे ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, इस तरीके से 3 तो आपके हो गए। एक यहाँ पे आइसलैंड है और एक नीचे यहाँ पे आपका एक देश है डेनमार्क। कौन कौन है आपके, तो आपको याद रखना है कौन कौन से आपके सदस्य देश है। इसमें सदस्य देश आपके एक तो हो जाएगा कौन, एक तो हो जाएगा आपका नॉर्वे। कौन हो जाएगा, एक तो है कौन आपका नॉर्वे। उसके बाद आप याद रखेंगे स्वीडन,
स्वीडन, स्वीडन के बाद आप याद रखेंगे फिनलैंड, क्या होना है आपका फिनलैंड, फिनलैंड के बाद आप याद रखेंगे आइसलैंड, कौन है आइसलैंड, और आइसलैंड के बाद याद रखेंगे जी कौन है डेनमार्क, कौन है आपका डेनमार्क, कौन है आपका डेनमार्क। तो याद रखेंगे 5 सदस्य देश इसमें आते हैं, कौन कौन आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, मतलब फिनलैंड, आइसलैंड और कौन आपका डेनमार्क। इन 5 सदस्यों देशों से मिलकर के किसका आपका निर्माण होता है, नॉर्डिक परिषद। कौन सी परिषद का निर्माण होता है, नॉर्डिक परिषद। तो इसलिए नॉर्डिक परिषद में आपका कौन नहीं है, यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल नहीं है। कौन नहीं है आपका, यूनाइटेड किंगडम शामिल नहीं है, याद रखेंगे। आपसे एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है स्कैंडिनेवियाई देश, क्या है आपका क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप के किन 3 देशों को स्कैंडिनेवियाई, क्या है स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश आपका कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई आप याद रखेंगे कौन से 3 देश हैं आपके, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियाई देश भी आपका कहा जाता है। क्लियर हो गया, यूरोप महाद्वीप के आपके देश हैं स्कैंडिनेवियाई देश। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस सीरीज का जी। इसमें क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और एक तरफ आपका राज्य है, तो इसको आपको सम्मिलित करके बताना है कि कौन सा आपका सही है जी। तो इसमें आपको कौन कौन दे रखे हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आपका दे रखा है कंचनजंगा, कंचनजंगा हो जाएगा, ये आपका नेकरोक है, नेकरोक, और ये है आपका देहांग दिबांग, क्या है आपका, ये इसमें थोड़ा सा मैं सुधार कर देता हूँ, इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, ये है आपका देहांग दिबांग, क्या है आपका देहांग दिबांग। तो एक तो ये आपका हो गया देहांग दिबांग, उसके बाद सिमलीपाल है, नेकरोक है, नोकरोक आप बोल देंगे, और क्या है कंचनजंगा। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। अगर बात करें कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है जी, कंचनजंगा आप चोटी पढ़ते हैं, भारत के मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कंचनजंगा कहाँ पर आपका सिक्किम में। नेकरोक कहाँ पर है, नेकरोक आपका मेघालय में, कहाँ पर आपका नेकरोक मेघालय में। दिहांग दिबांग, ठीक है, दिहांग और दिबांग आप नदी भी पढ़ते हैं, दिबांग और लोहित नदी, ये कहाँ पे मिलती हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। और आपसे पूछा जाएगा जी सिमलीपाल, तो सिम याद रखेंगे, सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछे भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, क्या है भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे कुल संख्या कितनी है, 18, कितनी आपकी 18। और सबसे पहला अगर आपसे पूछे भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी, कौन सा आपका नीलगिरी। और नीलगिरी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो नीलगिरी आपका जो पश्चिमी घाट एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपका नीलगिरी है। कौन कौन से आपके राज्य इसमें आ जाएंगे, तो राज्य आ जाएंगे, एक कौन आएगा कर्नाटक, कौन आएगा कर्नाटक, एक कौन आएगा केरल, और एक कौन आएगा जी आपका तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है 3 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो पहला कौन है, नीलगिरी। नीलगिरी हमने किस वर्ष स्थापित किया था आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में, 1986। और टोटल संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो टोटल संख्या याद रखेंगे 18। और ये पूछा जाए कंचनजंगा सिक्किम में, नेकरोक मेघालय में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, और सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा। क्लियर हो गया, सिमलीपाल कहाँ पर आपका, उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। क्लियर हो गया सभी का, सिमलीपाल कहाँ पर आपका, उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा। तो आज का आपका मॉक टेस्ट था और सभी ने इसमें आंसर किए, और जो भी आपने इसमें आंसर किए आप सभी अपना विश्लेषण इसमें देखें कि आप इसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।